ऊंच नीच का भेद मिट जाए, इंसान का इंसान से बैर मिट जाए, हर तरफ हो तरक्की और खुशहाली, नीचे दिखाने का स्वभाव मिट जाए। नारी सही मायनों में समाज का श्रृंगार है, वो सपनों को बुनती है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो महिलाएं बहुत तरह के नारी जो है बेटी, बहन और माँ, पत्नी का रूप होती है। नमस्कार, मैं सोनिका ढटवाल, देवांशी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देवांशी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे समाज सेवा में महिलाओं की भूमिका। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुदेश गर्ग जी, जो कि एक समाज सेविका हैं। सुदेश गर्ग जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आप एक महिला हैं। महिला, जैसे मैंने कहा, कि माँ, बेटी, पत्नी, बहन का रूप होती हैं। महिलाएं जो हैं हमेशा व्यस्त रहती हैं किसी न किसी कार्य करने में। अगर मैं आपकी बात करूं, आप एक समाज सेविका हैं। समाज के बारे में, सेवा करने के बारे में आपने कब सोचा? एक महिला होने के नाते ऐसे तो एक बोलते कि एक महिला में मातृत्व का भाव बचपन से ही होता है। तो मेरा कभी ऐसा विचार नहीं था कि मैं समाज के क्षेत्र में वर्क करूंगी। 99 में मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। मैं गिर गई थी तो मुझे काफ़ी चोट आ गई थी। इस दौरान मेरा हॉस्पिटल में आना जाना रहा। जब मैंने वहाँ देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, कभी मैं आज तक हॉस्पिटल गई नहीं थी, तो देखा लोग तो मतलब बहुत परेशान हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में शायद काम करना चाहिए। मेरा ये कहाँ मुझे आईपीएस बनना था, पर मुझे लगा कि उस आईपीएस में भी मुझे लोगों की हेल्प करनी थी। बट थोड़ा मैंने अपने क्षेत्र को चेंज करके समाज के क्षेत्र में वर्क करने का सोचा। ये बहुत बड़ी बात है कि कहाँ आईपीएस का सपना, कहाँ जो है उसके द्वारा भी आप जो है समाज सेवा कर सकती थी, और दूसरी तरफ एकदम जो है समाज के साथ जुड़ना, पूरा वक्त जो है समाज सेवा में देना। तो ये आपके लिए डिसीजन लेना कितना बड़ा था? हाँ, मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे बचपन से ही, जब से मैं पैदा हुई थी, जब से मुझे समझ आने लगी, तब मैंने यही सोचा था कि उस टाइम तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ऐसा होता था कि मुझे पुलिस अधिकारी बनना है, आईपीएस, एचपीएस, ये कुछ भी नहीं होता था, इतनी अवेयर नहीं थी। बस मुझे ये था कि मुझे ऑफिसर बनना है। जैसे जैसे वक्त बदलता गया और एक टर्निंग पॉइंट, मतलब मुझे लगता सभी की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी आया। तो आईपीएस बनती तो मेरा एक दायरा होता, लेकिन जहाँ मैं हूँ मेरा कोई दायरा ही नहीं है। मुझे ना किसी से पूछना है, मुझे ना किसी से आज्ञा लेनी है। मतलब मेरे पेरेंट्स बेशक अशिक्षित थे, पर उन्होंने जिस उसमें मेरी परवरिश की है, तो मैं धन्य हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स है। और उन्होंने एक अशिक्षित होते हुए भी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कहीं भी मैं जा सकती हूँ, किसी की भी, मैं कभी भी किसी भी हद से जाके मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, तो सेवा ही करनी है। तो मैंने सोचा इस क्षेत्र में जाते हैं। जी, आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो है एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं? हाँ, वो तो लाती है, वो तो ला ही रही है। जब से महिला है, जब से ये धरती बनी होगी, महिला ही तो है। ऐसा नहीं मैं बोल सकती मैं पुरुषों का वो कर रही हूँ। एक माँ है, एक बच्चे को जन्म देना, इस सृष्टि में लाना, इससे बड़ा वर्क तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। और जब फिर वो चूल्हे, मतलब घर का पूरा काम कर, आज की स्थिति को हम देखें कि वो घर का सारा काम करने के बाद नौकरी करती है। और ऐसा नहीं मैं बोलती कि जो हाउसवाइफ होती है उनका काम नहीं है, उनको तो बहुत बड़ा योगदान रहता है। जिस तरह से मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो हाउसवाइफ उनका महत्व नहीं है, सभी का है। लेकिन फिर भी वो घर का सारा सबका काम करके, क्योंकि पहले सोचा जाता था कि महिला तो एक चूल्हे चौके तक सीमित है। आज उस चूल्हे चौके की सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए आकाश तक पहुँच गई है महिलाएं। पर वो एक अंश मात्र है ना, क्योंकि हमें जो अभी शिक्षा, अब देखो तो जो लड़कियां होती हायर एजुकेशन नहीं दे पाती है। मैंने ऐसे वर्क किया है उस शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो जो दूर दराज की जो गर्ल्स होती है, उन्हें +2 के बाद आगे हायर एजुकेशन के लिए भेजा नहीं जाता है। कुछ उनके आर्थिकी होती है, कुछ उनकी सोच होती है कि अब इतनी काफ़ी है, क्योंकि उसने तो ऐसे भी घर संभालना है, तो काफ़ी है उतनी एजुकेशन। तो लेकिन जबकि हर क्षेत्र में अगर आप देखो आज
कोई जी। ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहाँ महिलाएं नहीं है। अपना परचम ना हाँ, लहराया अपना हो। परचम जी। ना लहरा रही हूँ। हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, जी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महिला है ना। ऐसे बहुत उदाहरण है, तो पूरा दिन लग जाएगा, ऐसा जी। नहीं है। बट फिर भी मैं ऐसा मानती हूँ कि एक ये अंश मात्र है। अभी जी। हमें और इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। हम जब देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं असली आज़ादी तब मानूंगा जब देश की बहन बेटियां रात के 12 बजे भी सुरक्षित महसूस करे जाने जी। में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं तो एक रीढ़ की हड्डी है, मेरे जी, हिसाब बिल्कुल से सही रीढ़ की कहा हड्डी कि है, महिलाएं जो हैं वो एक रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हैं। हड्डी है। सुदेश जी, कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा हो, ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जब आपने पूरी तरह से ये अपने आप को जो है वो समाज सेवा में जो है अपने आप को लगाना चाहा? कोई ऐसी घटना जो आपको ऐसी याद हो कि मुझे ये इंसिडेंट याद है कि जब मैंने ये चीज़ देखी तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं जो है अब समाज सेवा ही करूँगी और मेरा ये अपना पूरा जीवन है वो इसी में से अर्पित करूँगी? 2010 में मैं जैसे रेगुलरली मैं आईजीएमसी में जाती रहती थी, तो वहाँ पे मैंने एक जो ये कूड़ा बीनने वाले होते हैं उसकी मदर थी और उसका जी। बेटे जो है उनको गैंग्रीन हो गई थी। और वो माता इतनी बेबस थी कि वो अपने बच्चे का, उस टाइम इतने गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीमें नहीं थी जो आज है, तो वो हर एक पैसे के लिए जूझ रही थी वो महिला। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उसके लिए कुछ करना है, तो मैं मतलब 1 घंटे में मैंने उनके लिए 4000 रुपये इकट्ठे किए लोगों से मांग के और उसकी हेल्प करी। तो मुझे लगा कि ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिन तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ या जो मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे समाज को बदलने की सोचूं, पर मैं सोचती हूँ कि जो आसपास जो जहाँ मैं देखूँ मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी वो है। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने कम से कम कोई 15 तो मैंने नौकरियाँ छोड़ी होगी इस वजह से, क्योंकि मुझे एक ध्यान मेरे को सोच कि अब मुझे वहाँ जाना है, पता नहीं कौन परेशान हो रहा होगा ये। इसलिए मैंने सारी नौकरी छोड़ के पूरी अपने आप को पूरा उसमें झोंक दिया। कि ऐसा कई बार ऐसा होता है, सुबह मैंने सिर्फ दूध पिया होता है, शाम को मैं 9 बजे तक घर आती हूँ, किसी न किसी की हेल्प करते हुए या किसी महिला ये राहत, मैं मुख्यमंत्री राष्ट्र कोष में से उनकी हेल्प करने के लिए, अब आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री की वो जाना है तो कितना वेट करना पड़ता है। तो कई बार मैं ऐसा, पर मुझे ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि मैं वो कर रही हूँ, मुझे खुशी मिलती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ। तो ये और सभी को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरी तरह मैंने पूरा झोंक दिया तो सब, पर अपना थोड़ा सा समय किसी की हेल्प कर सको तो कर लेनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर आप किसी की मदद करने से जो आपको खुशी मिलती है वो किसी और खुशी में आपको खुशी नहीं मिलती। जी मैम, क्या आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ी हैं, या हम बात करें कि किसी, या अपने अकेली आप काम करती हैं या कोई आपकी एनजीओ है? नहीं, मैंने 2010 जब पहले मैं ऐसे ही काम करती थी, फिर मेरा एक फ्रेंड होता तो उन्होंने कहा कि जब तुमने समाज के उसमें करना है तो एक एनजीओ बना दे, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट होता है, किसी से आप पैसे भी मांगोगे तो एक विश्वास होगा उन्हें कि किसी एनजीओ में दे रही है। इसलिए 2010 में मैंने नवनिर्माण फाउंडेशन करके एक एनजीओ बनाई, मैं ही उसकी फाउंडर हूँ। फिर इसमें हम पहले 10 लोग थे, फिर धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए। आज 60-70 लोग हैं इसमें, मतलब ज़्यादातर इसमें महिलाएं ही हैं। तो अपना भागीदारी सब, ऐसा नहीं कि मैं अकेले से कुछ करती हूँ, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी एक टीम है, सपोर्टिंग टीम है मेरे साथ, और हम मिलके सब मतलब इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। जो आपकी एनजीओ है वो किस सेक्टर की, समाज सेवा के लिए तो बहुत सारे सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो आपकी जो एनजीओ है वो किस क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा काम करती है? जो हमारी एनजीओ है मैम, हेल्थ में ज़्यादा वो करती है। हेल्थ है, एजुकेशन है, महिला सशक्तिकरण है, तो और हेल्थ में भी बहुत सारी डिजीज़ेज होती है, ऐसा नहीं कि, पर हमने कैंसर को चुना है। कैंसर मतलब अपने आप में जब किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो कैंसर ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है उसकी, है ना। तो हमने उसमें भी हमने एक पार्ट देखा बच्चों का। कहते हैं कि ये युवाओं का देश है और जो बच्चे हैं यही कल को युवाएं हैं। अगर हमारा युवा ही स्वस्थ नहीं है तो फिर कैसा। इसलिए हम बच्चों में ज़्यादा वो करते हैं, कैंसर में भी जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका हम केयर टेक करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप स्वास्थ्य, ये हेल्थ सेक्टर में जो है आप काम कर रही हैं, और उसमें कैंसर का जो है आपने बच्चों के कैंसर में मेन आप जो है उनका आपका फोकस है। जैसे हम बात करें, जैसे बच्चों को जो ये कैंसर की बीमारी है, जो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और बच्चे को ये बीमारी लग गई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे का इलाज नहीं कर सकते, या बात करें या और अवेयर नहीं है, तो आप उस समय आपकी एनजीओ जो है वो किस तरह से कार्य करती है?
जैसे हमारी एनजीओ है जो यहाँ पे हमारा राज्य का हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हमने अपना जैसे हमारे नंबर है वहाँ से जो भी उनके केयर टेकर है, डॉक्टर है, वो हमसे संपर्क करते हैं। और आज से अगर आप 10 साल पहले की बात ले लो तब सरकार की तरफ से भी इतनी सुविधा नहीं थी। और पेरेंट अवेयरनेस तो खैर आज भी इससे में कम है जो कैंसर के प्रति, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, क्योंकि अब हमारे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियां थी और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि भी हम इनका इलाज नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें 15 डे का सर्कल होता है, फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। तो जब हम फॉलोअप के लिए हम उनको जाने का किराया भी देते हैं, आने का भी देते हैं, पर फिर भी पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर ये ठीक भी हो जाती है, मतलब एक महिला का शब्द आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सोच देखो, अगर लड़की है तो इसको ठीक होके भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि कल तो इससे कोई शादी नहीं करेगी तो बोझ रहेगी हमारे ऊपर, इसलिए हम इसको घर ले जाएंगे, हम नहीं लाएंगे इसको दोबारा, खाएंगे, इसको खिलाते हैं, जो भी इसने खाना होगा वो जब तक हम इसको जिंदा है तब तक है, जब चली जाएगी तो ऐसे तो ये हमारे लिए बोझ होगी। तो वो चीज़ें हमारे को अंदर से झंझोड़ देती है ना। और इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं कि वो, फिर भी हम कोशिश करते हैं उन तक पहुँचने की, कि भी हम उन तक पहुँचें, उनको किराया दे, हॉस्पिटल तक लाएं, उनके जो जैसे अभी मतलब डॉक्टर कहेंगे कि इसको कैंसर है, पर कैंसर में भी कौन सा कैंसर है, जो उसका टेस्ट होता है वो 10,000 का है। और आज भी सरकार देती है, बहुत सारे वो फ्री है वैसे कैंसर का, बट इसके लिए सरकार अभी नहीं है, इसके ऊपर सरकार खर्च नहीं करती, क्योंकि ये इंडोर नहीं होता, आउटडोर है, और आउटडोर होने के लिए 10,000 का टेस्ट होता है ये। तो जहाँ हमने देखे कि प्रवासी मजदूर होते हैं, बहुत जो इंटीरियर से गरीब होते हैं, जिनकी शायद इनकम मंथली इनकम 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा नहीं होती है ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं ये। तो उस तरह से हम उनकी हेल्प करते हैं, उनके टेस्ट करने में, उनके जैसे हमने वहाँ किचन भी उनका बनाया हुआ है, उनको हर महीने हम राशन देते हैं, उनके पेरेंट्स उनके वहाँ बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, मतलब उनको बुक्स देते हैं हम, जो बच्चे होते हैं पेंटिंग कर ले, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी हम मतलब अपनी तरफ से हमें लगता है कि जो हम कर सकते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इस तरह से हम अपना वर्क करते हैं। जैसे आपने फॉलोअप की बात की, जैसे आपकी एनजीओ जो है उनके फॉलोअप के लिए भी जो है पेशेंट्स को कॉल करती है कि आपका फॉलोअप का टाइम हो गया है, तो कितनी रेशो जो है वो फॉलोअप के लिए दोबारा आती है, और जो नहीं आते तो आप उनको किस तरीके से कन्विंस करते हैं कि आपकी बच्ची का इलाज बहुत ही मुश्किल होता है मैम, क्योंकि अगर मैं देखूं जितने मतलब कम से कम कोई 70 या 80 बच्चे को जो अभी तक हम 2010 से आज तक हमने करे हैं, उनमें से मतलब 90% कोलैप्स हुए हैं, और रीज़न बिंग क्योंकि वो फॉलोअप के लिए टाइम से नहीं आते हैं ना। और इसमें तो अगर ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं है, अब इसका इलाज संभव है अगर हम टाइमली इसके समय रहते पता चले, और जिस तरह से डॉक्टर ने बुलाया होता 15-15 दिन के फॉलोअप में उनको आना होता है, उनके टेस्ट होते हैं, कीमो होती है, अलग अलग तरह की वो, अगर वो इस तरह से टाइमली आए तो उसको क्योर किया जा सकता है। 5 इयर्स का ये पूरा साइकिल 5 साल का होता है मैम। और जो बच्चे, हमें बड़ा दुख होता है कि जो बच्चे कोलैप्स हुए हैं, जिनके इलाज करते करते 4.5 साल 4 साल, मतलब वो नेग्लिजेंसी ही है, और पेरेंट्स भी ज़्यादा वो उनको, और पेरेंट्स की भी हम वो नहीं कर सकते, अब उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो फिर बच्चों के पास रहे या कमाएं। मैम आपको लगता है नहीं कि जो सरकार के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं कि जो अगर बीमारी के लिए हेल्थ सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, अवेयरनेस की कमी है, वो उन योजनाओं का भी जो है वो फ़ायदा नहीं उठाते, तो क्या आपकी एनजीओ उनको जागरूक करती है इस बारे में? जी मैम, जैसे बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हुई है, पर जैसे अगर हम हिम केयर एक वो कार्ड है उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है, पर वो हिमाचलियों के लिए है। पर हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जो नेपाली हो, प्रवासी हो, उनके लिए वो सुविधा नहीं है, तो उनके लिए मतलब उनके लिए फंड इकट्ठा करना बहुत टफ होता है, उनके लिए हम फंड इकट्ठा करते हैं। जी मैम, आपकी ये तो हमने बात की हेल्थ सेक्टर की, आपकी एनजीओ जो वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, इसके साथ साथ आपने पहले बात की कि आप जो है महिला आयोग के साथ भी जुड़ी हैं, तो हेल्थ सेक्टर से एकदम 2015 में आपने शायद बताया, तो एकदम हेल्थ सेक्टर से एकदम महिला आयोग में जाने का आपने निर्णय कैसे लिया, और ऐसा क्या हुआ कि आप जो है इस तरफ भी जो है आप मोल्ड हुए? नहीं, जैसे हम देखो न्यूज़ में पढ़ते हैं, जैसे उत्पीड़न के बहुत सारे केसेस आते हैं, महिलाएं शोषित
होती है। तो फिर हमने सोचा कि इस क्षेत्र में भी हम वर्क करें। तो जहाँ हमारा ऑफिस है वहीं महिला थाना भी है, जो पहला महिला थाना खुला है यहाँ पे, तो उनके साथ हमारा कनेक्टिविटी रहती है। तो हम वहाँ देखते हैं किस तरह से वहाँ पे घरेलू हिंसा की शिकार औरतें आती है, मतलब बहुत सारे अलग अलग उसमें। तो हमको लगता है कि जब हम इसके बारे में हमें पता नहीं था, हमें लगता था कि हम भी खुद एडवाइस करते थे कि पुलिस में जाओ अगर आपके साथ कोई शोषण हो रहा है। हाँ, नो डाउट कि पुलिस हेल्प भी करती है, पर एक सीमित एक दायरा है उनका भी। उसके बाद वो केस को कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे किसी का अपने बहुत ही प्रताड़ित हो रही हो, उन्होंने जैसे सेपरेशन हो जाता है, उनको खर्चा चाहिए होता है, उसके लिए सालों लग जाते हैं उनको न्याय मिलने में। तो हमें पहले लगता था कि जब पुलिस तक पहुंच गया अब इनको न्याय मिल गया, पर ऐसा नहीं है, उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो फिर हम वो मतलब सरकार भी इसके ऊपर वर्क कर रही है, हम भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें ऐसा हो कि भी न्याय जल्दी मिले। कई बार क्या होता है इसमें समय 10 से 15 साल का समय लग जाता है, और इतना उनके पास अब वकीलों के लिए फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ औरतें फिर हताश हो जाती है, वो अपने मतलब जीना ही छोड़ देती है, या ही कहेंगे तो छोड़ हाँ देती जी, है। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि महिला आयोग जो है को महिलाओं के लिए जागना पड़ा और उनके राइट्स के लिए इनको बताना पड़ा? ऐसे क्या कारण है? महिलाएं खुद क्यों जागरूक नहीं है कि अगर वो प्रताड़ित होती हैं तो क्या रीज़न है इसके पीछे? एक्चुअली वो अपनी आवाज़ खुद क्यों नहीं उठाती? मैम, एक जो परवरिश होती है हमारे समाज में, आपने भी देखा होगा, एक दायरा में हमको लड़कियों को एक दायरे में रखा जाता है कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उसके ऊपर बचपन से ही प्रेशर डाला जाता है कि तुम एक औरत हो तो तुम्हें एक सीमित उसमें रहना है, तुम्हारे भाई है, फादर है, ये तुम्हारी केयर टेक करेंगे। उनको सेल्फ डिपेंड नहीं बनाया जाता है ना। जो सेल्फ डिपेंड नहीं बनाओ तो एक उसमें एक लड़ने की क्षमता नहीं रहती है, वो झिझकती है। और अगर कुछ, अब आप ऐसे भी देखो, सर्वे में 90% जो शोषण होता है वो जानने वाले ही होते हैं, जान पहचान ये है ना। तो उसमें क्या होता है, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, अब वो उसको इतना डरा देते हैं कि उसमें साथ नहीं उस टाइम दी जाती है कि अगर ऐसा होगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा। क्योंकि जिस मानसिक दौर से वो लड़की या महिला गुजर रही होती है, उनकी वो कोई समझ नहीं पाता है ये चीज़ें हमारे। क्योंकि इसीलिए शिक्षित होना और शिक्षा होने के साथ साथ हमारे विचारों को, हमने अपने आप विचारों को चेंज लाना पड़ेगा कि जब हमको उसमें आज 21 सदी में लड़का लड़की बराबर है, लेकिन वो एक शब्दों में नहीं रहना चाहिए, किताबों में नहीं रहना चाहिए, वो वैसे अधिकार होने भी चाहिए, है ना। अब एक लड़का है, वो 10 बजे घर आता है, लड़की 6 बजे आती है। अब वो 10 बजे आती है, लड़के से क्वेश्चन नहीं होगा, लड़की से 100 क्वेश्चन होंगे। क्यों? है ना। तो वो भी तो, उसके भी तो एक आज़ादी है। आपको क्या लगता है कि कैसे हम जो है इस चीज़ को दूर कर सकते हैं? हम कैसे जो है अपनी महिला होते हुए, और आप भी एक महिला, मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि जब हम ऐसे केसेस सुनते हैं आज के समय में, जो है हमारी जो महिला जो है वो राष्ट्रपति हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी हमारी एक महिला हैं। अगर हम साइना नेहवाल की बात करें या हम मैरी कॉम की बात करें, उन्होंने देश का नाम जो है वो रोशन किया है। फिर भी कहीं ना कहीं जो वो प्रताड़ना होती है वो बहुत ही निर्दयी है। तो ऐसे क्या कारण है, ऐसा मुख्य कारण क्या है, उसको हम किस तरह हम जो है इसको दूर कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है ना। अब एक महिला को या तो अगर शादी हुई तो अपने पति पे डिपेंड है वो। अब वो जब उसको कोई चीज़ भी खरीदनी है, अपनी कोई पर्सनल चीज़ भी खरीदनी है, तो भी वो अपने पति पे डिपेंड है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्फ डिपेंड होना। अब ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी करे, कोई अपना छोटा मोटा काम करे। उसके लिए खैर सरकार बहुत सारी योजनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं, सरकार उसके ऊपर बहुत वर्क कर रही है। और जैसा आपने कहा कि देश में महिलाओं ने बहुत तरक्की कर ली है, पर वो एक अंश मात्र है अभी। 48 महिला, ऐसा नहीं कि जो शिक्षित महिला है वो भी शोषित है। वो उस दायरे में से बाहर नहीं निकल पाई है, वो उस बेड़ियों को तोड़ नहीं पाई है कि भी अगर एक शिक्षित महिला भी प्रताड़ित हो रही होती है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस है जो मतलब जॉब कर रही है, अच्छे क्लास 1 ऑफिसर है, फिर भी वो प्रताड़ित है। जब हम उन्हें कहते हैं कि भी अपने लिए लड़ो, पर वो नहीं लड़ पाती है, क्योंकि वो फिर वो समाज कि भी ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, बेइज्जती हो जाएगी, फैमिली की हो जाएगी। वो जब जिस
सबसे बड़ी चीज़ है कि एक महिला है कि जब तक इस चीज़ से हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हम बदल नहीं पाएंगे उस चीज़ को, उस सोच को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि एक रूढ़िवादी सोच आज भी हमारे वो है। अब आप देख लो, जब कोई किसी महिला का बच्चा होना होता है, चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो, कुछ हो, अगर पहले लड़की हुई होगी तो पहले रहता है भगवान दूसरा लड़का होना चाहिए, लड़का कोई भी हो, कहीं भी हो, हमें अपनी है ना, सोच को हम नहीं बदल पाते। पर जब अब मुझे खुद को बदलना है, पहले जब मैं खुद बदलूंगी तो 2 बंदे और मुझे देख के बदलेंगे। जब मैं वही सोच को मैं भी चल रही हूँ, साथ वाले भी चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, एक उनमें बंदिश नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बात की एजुकेशन की भी बात की, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसकी बात करें तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। हमें इतने सारे अधिकार हैं, अगर हम भी अपनी बात करें या और महिला एजुकेटेड महिलाओं की, जैसे आपने बात की, हम उन अधिकारों से वंचित हैं, हमें पता भी नहीं है, वी आर नॉट अवेयर, हमें पता नहीं है कि हमारे ये अधिकार हैं, हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें जो है, हम अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, कैसे अवेयर कर सकते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं। जैसे हम बात करें कि आपने बात की कि हाई प्रोफाइल जॉब्स में भी जो है वो प्रताड़ना होती है, फिर भी समाज का भय, डर, वो नहीं बोलती हैं। तो एक गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे कर सकते हैं? क्या हम दूरदर्शन के माध्यम से, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप NGO चलाती हैं, कि किस तरह से हम उन महिलाओं को अवेयर कर सकते हैं कि जागें अपने अधिकारों के लिए, अपने आप के लिए, ताकि जो है हम आगे जो पीढ़ी आएगी वो इन चीज़ों से दूर रहे। मैम, जब भी कोई भी आप करो, जागरूकता तो सभी मतलब एक उसका एक बोलते हैं ना, जैसे वो भी एक रीढ़ की हड्डी है जागरूक। अगर मुझे अब आज से आप 10 साल पहले एजुकेशन के उतना नहीं है, और आज आप जाओ एजुकेशन को देखो कितना वो है, मतलब हर क्षेत्र में इतनी वो है, अवेयर हो रहे हैं लोग। मुझे क्या करना, हमें पता ही नहीं होता, तो हमें क्या करना, हमको पता था हमने 10th करनी है, फिर +2 करनी है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, पर आगे क्या करना है ये हमें नहीं होता था पता, कि हमने सिर्फ पढ़ना। अब पेरेंट्स भी उतना ही बोलते तो पढ़ो, पर पढ़ने के बाद हमने क्या करना ये नहीं होता था जी। अब जैसे आप अवेयरनेस की, अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें गांव, जैसे जो महिला मंडल है, जो हमारी पंचायतों हैं, उसमें सरकार वैसे अवेयर करती हैं, वहाँ भी हम जाके लोगों को, उनकी महिलाओं को उनके अधिकार बता सकते हैं कि भी अगर आप प्रताड़ित होती है कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, कैसे अपने राइट्स के लिए आप लड़ सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें वर्क करना चाहिए। इसमें सरकार भी बहुत सारे योगदान दे रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करती है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। कई महिलाओं को ऐसे जो महिला योग से जुड़ी हैं, आपने भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस घरेलू हिंसा से जो है वो बचाया होगा, तो आप उनको, उसके बाद बात आ गई सेल्फ डिपेंडेंट, क्या वो महिलाओं को हमने उस जंजाल से तो निकाल दिया, बट आपकी NGO फिर क्या करती है? क्या उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स हैं या उनको कोई रोजगार मुहैया करवाती हैं? मैम, हम उनको जैसे जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके साथ जोड़ देते हैं और उन्हें अवेयर करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ग्रुप, कई बार ये होता है कि आप ग्रुप बन रहे हैं, उस ग्रुप में भी हमने देखा, जब हमने इस पर भी वर्क किया है, कि जो एक मतलब बहुत ही सशक्त महिला है वो एक ही ग्रुप में हो जाती है, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें बेचारे बहुत ही वो, फिर उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो उसमें भी अभी थोड़ा उनको अवेयर होने की ज़रूरत है। अब वो सामान तो बना देती है, अब उनको बेचे कैसे, अब सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, है ना। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम भी कोशिश करते हैं, उनके सामान को बेचने में भी हम उनकी हेल्प करते हैं। और हम जैसे क्योंकि उनको खुशी होती है कि जब अगर कोई पर्सनल चीज़ें भी लेनी, तो अब उनको अपने पति पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, अपने फादर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो चीज़ें वो खुद खरीद सकती है। वो जो खुशी, आज बहुत चेंजेस भी आए, ऐसा नहीं है, चाहे आप दूसरा क्षेत्र में जाओ, बहुत ऐसे है कि अब हर जगह ग्रुप जुड़ गए हैं, कुछ ना कुछ वो कर रही है, चाहे अगर महीने की नहीं तो 1000 रुपए तो कमा ही रही है, तो खुशी है उन्हें इस बात की। जैसे आप NGO चला रही हैं, तो NGO के साथ साथ आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अब किसी की मदद करनी है तो फाइनेंस जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पैसे के आप जो है वो नहीं कर पाते, तो आप जो है अपना फाइनेंस कैसे जनरेट करते हैं? मैम, हम जैसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, हम एक मेंबरशिप हमने करी है कि हर महीने हमने 500 रुपये अपने NGO में डालना है। फिर जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो हम जन्मदिन नहीं मनाते हैं, उस जन्मदिन का हम शेयर, जैसे अगर कि हमने 5000 खर्चने थे तो ये 5000 हम अपने NGO में डोनेट करते हैं। और फिर जो जैसे IGMC चले जाते हैं, उन बच्चों के साथ हम अपना सेलिब्रेशन कर लेते हैं, उन्हें कुछ वो थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जो हमारे साथ बहुत सारी जो लेडीज़ है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो हमें पैसे देते हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, जब हमें लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है तो हम CM रिलीफ फंड से लिया देते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे वो करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। हाँ, कि बहुत वर्क है करने को, अगर हमें बहुत सारे फंडिंग हो तो इस पर
बहुत ज़्यादा, बहुत सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी, वक्त जो है इस काम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वक्त देना बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है और वक्त चाहिए। आप अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ और बात करें, इस लाइफ को कैसे हैंडल करती हैं? मैं सिंगल हूँ, मैंने शादी नहीं की हुई है, तो मैं सोचती हूँ कि हर बंदा मतलब 99% शादी करते हैं, बच्चा फैमिली बनाते हैं, फिर उन्हीं में उलझे रहते हैं। ये तो सभी करते हैं, पर मुझे थोड़ा अलग करना था, इसलिए मैं अपना ना सोचते हुए, मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी का वर्क करती हूँ, काम करती हूँ, तो ना मुझे घर से कोई ऐसा है कि भी ऐसे करना है, उन्होंने पूरी आज़ादी है जो भी करना है उनके, क्योंकि मुझे खुशी उसी में मिलती है, इसलिए मैं अपना पूरा समय में मुझे लगता है कि मैं दूसरों को देना चाहती हूँ। दूसरों को देना चाहती हैं। महिला होने के नाते आप जो मेरी ये महिलाएं जो प्रोग्राम देख रही हैं, मैं चाहती हूँ उनको एक संदेश दें कि किस तरीके से हम जो है समाज में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अपनी सभी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है कि हम अवेयर होना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं, है ना। और अपने आप को इतना सशक्त बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि कोई हमें ये कमज़ोर ना समझे कि आज हम जिस माहौल में है कि भी औरतें तो कमज़ोर होती है। यही बचपन से बोला जाता है कि औरत कमज़ोर होती है, वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकती है, पर मेरा मानना है कि औरत से ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। इसलिए अपने आप को सशक्त बनाइए। एजुकेशन सबसे मस्ट है इसमें, क्योंकि एजुकेशन, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे संस्कार दें और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। सुदेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और किस तरह से आपने समाज के लिए कार्य कर रही हैं, उसके लिए तहे दिल से जो है वो मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। महिलाएं समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अपने अधिकारों को जानिए, एजुकेशन लीजिए। हम एजुकेट होंगे, दूसरों को एजुकेशन देंगे, तभी हम समाज में जो है महिला जो है एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। यही कहते हुए आज का कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।